गुड मॉर्निंग बच्चों। कैसे हैं आप सब। जेसीईआरटी के डीजी स्कूल में आपका स्वागत है बच्चों। हम सब पढ़ेंगे बच्चों आज जल अनमोल संसाधन का भाग 2। इसके पहले भाग में हमने जल के अवस्थाओं के बारे में पढ़ा था, जल की प्रकृति के बारे में पढ़ा था, जल कहाँ कहाँ पाए जाते हैं उनके विषय में विस्तार से अध्ययन किया था। अब हम इस पाठ में बच्चों जानेंगे जल चक्र के बारे में, जल के प्रबंधन के बारे में, वर्षा जल संग्रहण के बारे में, ड्रिप सिंचाई एवं स्प्रिंकलर सिंचाई व्यवस्था के बारे में, पौधों पर जल की कमी का क्या प्रभाव पड़ता है इसे भी समझेंगे। विद्यालय एवं पंचायत स्तर पर जल बचाने हेतु क्या क्या जागरूकता होनी चाहिए उसे भी जानेंगे। और अंत में हम समझेंगे बच्चों जल पुरुष सिमेन उरांव के बारे में। तो सिमोन उरांव कौन थे उन्हें हम जानेंगे और अच्छे से समझेंगे। तो चलिए पाठ शुरू करते हैं। सबसे पहले बच्चों हम जल चक्र के बारे में जानेंगे। इसके विषय में आपने पहले भाग में भी पढ़ा था। तो जल चक्र क्या है बच्चों? पृथ्वी से वायुमंडल तथा वायुमंडल से पृथ्वी पर जल के आवागमन की क्रिया एक चक्रीय क्रम में होती है और जल के इसी चक्रीय क्रम को हम जल चक्र या वाटर साइकिल कहते हैं। तो आप इस चित्र में भी अच्छे से देख रहे हो कि धरती में जहां भी जल है, चाहे वो समुद्र में हो, नदी में हो, तालाब में हो, वहां से ये वाष्प बनकर सूर्य के ताप से उठता रहता है। और पौधे भी वाष्पोत्सर्जन क्रिया द्वारा पानी जो है वो वाष्प के रूप में ऊपर छोड़ते हैं। ये दोनों ही जल जब वायुमंडल में ऊपर पहुंचते हैं तो संघनित होते हैं और संघनन के पश्चात बादल का रूप धारण करते हैं और आपस में टकराने पर वर्षण की क्रिया द्वारा पुनः धरती पर यही जल हमें वापस मिलता है। तो इस तरीके से जल चक्र निरंतर चलता रहता है। अब बच्चों हम जल के प्रबंधन को समझेंगे। जल का प्रबंधन बहुत जरूरी है। हम अच्छे से समझेंगे कि जल को किस तरीके से हम बचाएं, किन किन विधियों द्वारा, आसान विधियों द्वारा हम सिंचाई करें जिससे हम जल को बचा सकते हैं, उसे संरक्षित कर सकते हैं। साथ ही साथ हम जानेंगे कि मृदा प्रबंधन और सूक्ष्म जल संग्रहण जो हमारा है उससे हमारा जो भूमिगत जल है वो कितना संपन्न हो रहा है। बड़े बांध की जरूरतों को हमें घटाना है, छोटे बांधों को हमें बड़ा करना है और साथ ही साथ नगर निगम के कचरे का निदान और पुनर्चक्रण कर जल को कृषि के उपयोग के लिए हमें लाना है। बांधों और नहरों से रिसाव की रोकथाम करनी है, प्राकृतिक जल निकायों की देखभाल करनी है। साथ ही साथ हमें जल संचयन और वर्षा जल संग्रहण का प्रचार प्रसार भी करना है ताकि हम जल को ज्यादा से ज्यादा बचा सकें बच्चों। तो जैसा कि आप इस चित्र में देख रहे हो कि नदियों का पानी निरंतर सूखता चला जा रहा है, पानी की किल्लत होती जा रही है बच्चों, पीने योग्य जल की कमी हो रही है। लोग दूर दूर तक कई मील तक जाकर, पैदल जाकर, इस सूखी धरती में पानी नहीं मिल रहा तो कहीं से थोड़ा सा पीने का पानी इन्हें मिल पा रहा है। अगर हम इस जल संचयन पर ध्यान नहीं देंगे बच्चों तो ऐसा समय आ जाएगा कि हमें पीने के लिए पानी की एक एक बूंद के लिए तरसना पड़ेगा, जो कि हमारा जल क्या है? जीवनदायिनी जल है। यदि पानी हमारे पास ना हो तो हमारी कोशिकाएं भी कार्य नहीं करेंगी, ना ही पौधे, ना पशु, कोई भी जीवित नहीं रहेगा और सभी के सभी मर जाएंगे बच्चों। तो जल जो है वो अनमोल है, इसका संरक्षण बहुत आवश्यक है। इसीलिए हमें इस पर विस्तार से समझना और जानना जरूरी है बच्चों। तो बहुत जरूरी है कि हम वर्षा जल संचयन करें। इसके लिए हम किस तरीके से रेन वाटर हार्वेस्टिंग कर सकते हैं बच्चों? तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग करने के लिए हमें जो है वो कौन कौन से उपाय करने होंगे इस पर हम ध्यान दें। तो चूंकि हम सभी जान गए हैं बच्चों कि जल ही जीवन है और यह अनमोल है, तो इसके लिए इसका कद्र करना और रेन वाटर हार्वेस्टिंग अत्यावश्यक है। तो क्यों जरूरी है पहले ये समझ लेते हैं। तो भूजल के जबरदस्त दोहन से लगातार पानी का स्तर नीचे जा रहा है बच्चों। इससे पेयजल की किल्लत हो रही है, बारिश का पानी यूं ही बर्बाद होता जा रहा है। इसे बचाकर हम साल भर इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे पेड़ पौधों की संख्या में भी वृद्धि होगी बच्चों। बड़े शहरों में पानी की समस्या को बहुत हद तक हम इस वर्षा जल संग्रहण के माध्यम से दूर कर सकते हैं। इससे सप्लाई वाटर या अंडरग्राउंड वाटर का इस्तेमाल कम होगा और उसकी भी बचत होगी। तो बहुत आसान है बच्चों इसे बनाना। इसके लिए हमें एक सॉकपिट बनवाना होगा।
सॉकपिट जो होता है बच्चों, इसमें सबसे निचला सतह जो होता है वो कच्ची मिट्टी का होता है, और इस कच्ची मिट्टी से एक पाइप जो है वो 50 फीट तक डाला जाता है, और पानी जो है वो धरती के नीचे आसानी से इसमें पहुंच सके। और इसके ऊपर लगभग 50 सेंटीमीटर तक पकी हुई ईंट, ईंट के ऊपर चारकोल, और चारकोल के ऊपर रेत डाला जाता है, और रेत के ऊपर बच्चों जियो टेक्सटाइल मेम्ब्रेन, एक पतली जाली होती है, उसे लगाया जाता है ताकि अच्छे से रेन वाटर हार्वेस्टिंग की क्रिया संभव हो सके। तो हम पहले जानेंगे कि कहाँ से हम कैसे करेंगे हार्वेस्टिंग। तो सबसे पहले इसके सही तरीके को समझने की जरूरत है बच्चों। तो वर्षा का जो जल आता है उसे हम ज्यादा से ज्यादा इकट्ठा कर सकते हैं। तो कहाँ कर सकते हैं बच्चों? हमारे छतों पर, घर की छतों पर जो वर्षा का पानी आता है उसे हम बर्बाद ना होने दें, उसे हम इकट्ठा करें नीचे, और इस तरीके से इसे हार्वेस्ट करें, जमा करें, और तब इसका पुनः उपयोग हम करें। कैसे कर सकते हैं बच्चों? जहां ये पानी जमा हुआ उससे हम ऊपर की ओर पंप, मोटर पंप से एक टैंक लगवा सकते हैं, ऊपर में पानी की टंकी लगवा सकते हैं, और उस टंकी में उस पानी को स्टोर कर सकते हैं, और उसी पानी को पुनः हम अपने घरेलू कामों में, जैसे आपको टॉयलेट जाना है, किचन के बर्तन धोने हैं, घर को साफ करना है, या आपका छोटा किचन गार्डन है उसको आपको पानी पटाना है, या अन्य कार्यों में गाड़ी धोना है, इन सभी कामों में हम इससे लाभ ले सकते हैं। तो हम उस तरीके से तो सॉकपिट बना ही सकते हैं बच्चों। साथ ही साथ जहां आपके नलकूप हो उसकी पानी को भी बर्बाद नहीं होने देना चाहिए। वर्षा का जल संग्रहण तो करेंगे ही, साथ ही साथ जो चापा नल जहां गांव गांव में है, वो पानी जो नीचे की ओर बह रहा है उसके लिए भी हम सॉकपिट बनवाएंगे, और उससे एक पानी का नली निकालेंगे, और उस नली से हम अपने खेतों को, आसपास की जगहों को पटा सकते हैं। और इससे भी, इस तरह के जल संग्रहण से भी हम धरती के भौम जल स्तर को बढ़ा सकते हैं बच्चों। अब हम जानेंगे कि ड्रिप सिंचाई प्रणाली क्या है। तो ड्रिप सिंचाई प्रणाली जो है बच्चों, यह पद्धति जो है इसके द्वारा पौधों को उनकी आवश्यकता अनुसार बूंद बूंद करके पौधे की जड़ों में ही पानी सीधे उपलब्ध कराया जाता है। इसमें पानी की बर्बादी नहीं होती। पौधों की जड़ों तक बूंद बूंद करके पाइपलाइन की सहायता से, जहां जहां पौधों की जड़ें होती हैं वहीं पर पानी की बूंद वहां टपकती रहती है, और जिससे पौधे आसानी से हरे भरे रहते हैं, बढ़ते हैं, और अच्छे से फल फूल दे पाते हैं। तो इस प्रक्रिया में जो हम टपक सिंचाई जो कर रहे हैं ड्रिप तंत्र द्वारा, इसमें हम अपने आसपास के फसल को अच्छा से पैदावार करा सकते हैं। इसमें लगभग 150% तक की वृद्धि हो सकती है। और इसके क्या क्या लाभ है बच्चों, इसे भी हम जानेंगे। तो इसमें जो जल उपयोग कार्य क्षमता में वृद्धि किया जाना संभव है, साथ ही साथ पानी के कम से कम उपयोग से अधिक उत्पादन हम कर सकते हैं। सस्ती लागत से उत्पादन कर सकते हैं बच्चों। बंजर और परती भूमि में भी हम इसके माध्यम से खेती कर सकते हैं। फसल उत्पादन की गुणवत्ता में भी वृद्धि कर सकते हैं। खराब गुणवत्ता और खराब पानी का भी उपयोग इसमें हम कर सकते हैं बच्चों। यहाँ पर आप देख रहे हैं दूसरी विधि द्वारा भी हम पानी खेतों में पटा सकते हैं। जो हमारे नहर हैं, नदियां हैं, वहां से भी हम इस तरीके से पाइपलाइन ले जा करके सीधे खेतों में पानी को हम पटा सकते हैं बच्चों। इसके अलावा हम फव्वारा सिंचाई विधि द्वारा भी पानी पटा सकते हैं। इस पद्धति में जो होता है बच्चों, पानी को जो है वो पानी जो है हवा के माध्यम से इसका छिड़काव होता है। हवा में इस तरीके की मशीन होती है, इससे हम इसको ट्रिगर के द्वारा पानी को छोड़ते हैं, और ये दूर दूर तक पानी जो है, जैसे वर्षा का पानी होता है उस तरीके से कम पानी से दूर दूर तक खेतों में पानी जो है कृत्रिम रूप से वर्षा के रूप में गिरती है। और देश भर में लगभग 7 लाख हेक्टेयर भूमि में इसका प्रयोग हो रहा है। यह विधि जो है बच्चों, वो बलुई मिट्टी और ऊंची नीची जो जमीन है जहां पर पानी कम उपलब्ध है, वहां पर भी हम इसके माध्यम से प्रयोग में सिंचाई कर सकते हैं। इस तरीके से हम देख रहे हो, फव्वारे के द्वारा हम बहुत दूर तक अपने खेतों को, अपने आसपास के फसलों को पटा सकते हैं। और इस तरह की जो बौछारी सिंचाई प्रणाली है बच्चों, इस पद्धति में भी जो पानी जो है वो नली में पानी के द्वारा, पंप द्वारा छिड़काव किया जाता है, और इसके अगल बगल की नालियों से पानी जो है वो राइजर पंप के द्वारा उठाया जाता है। इसके लिए जरूरी है कि जो खेत है आपका, जहां आपका फसल है, उससे राइजर पंप पाइप जो है हमेशा ऊंचा हो, ताकि सभी जगहों तक पानी पहुंच पाए। और पानी छिड़कने वाले जो हेड होते हैं वो घूमने वाले हों, ताकि चारों ओर पानी जो है वो
छिड़काव उसका आसानी से हो सके और दूर दूर तक इसका छिड़काव किया जा सके बच्चों। इस तरह के सिंचाई का क्या लाभ है बच्चों, वो भी हम जान लेते हैं। तो जब हम स्प्रिंकलर इरिगेशन करते हैं तो इससे हमें जो है वो बहुत सारे कामों में फायदा होता है। इस विधि द्वारा हम कम सिंचाई से ही अधिक क्षेत्रों में सिंचाई कर पाते हैं। साथ ही साथ जल स्रोत में हम अधिक ऊंचाई में जो स्थित खेत हैं वहां तक भी इस विधि द्वारा हम पानी पौधों तक पहुंचा सकते हैं। अब हम जानेंगे कि पौधों पर जल का क्या प्रभाव होता है। तो जैसे जंतु हैं उन्हें पानी की आवश्यकता, वैसे पौधों को भी पानी की जरूरत होती है बच्चों। उनकी कोशिकाओं में भी लगभग 80 से 90% तक भाग जो है वो क्या है, जल है। इसलिए उनकी सारी जैविक क्रियाएं जो है वो जल पर ही निर्भर होती हैं। तो जब भी आप पौधों में पानी नहीं डालते हो तो पौधे जो है इस तरह से सूख जाते हैं, और पानी डालते ही इस तरीके से हरे भरे हो जाते हैं, और पानी मिलने से पौधे बढ़ते हैं और फल फूल हमें देते हैं। तो पौधे जो हैं वो, उनके जीवन में जल की उपयोगिता कहाँ कहाँ है उसको हम जानेंगे। तो हर जगह इनकी उपयोगिता है बच्चों। जीव द्रव्य जो है इनका, उसमें मुख्य अंश जल ही है। बीजों के अंकुरण के लिए भी जल चाहिए, प्रकाश संश्लेषण के कार्य के लिए भी जल चाहिए, पौधों के ताप के नियंत्रण के लिए भी जल चाहिए, पोषक पदार्थों के स्थानांतरण के लिए भी, जैसे पौधे जो खाना बनाते हैं वो नीचे लाएंगे ले जाएंगे, उसमें भी जल की आवश्यकता है। कोशिकाएं जो है वो फैली रहें, इसके लिए कोशिकाओं का स्फीति दाब की दशा को बनाए रखने के लिए भी जल चाहिए। यहाँ तक कि पौधों में, जो जलीय पौधे हैं उनमें परागन जो होता है उसमें भी जल की आवश्यकता होती है, और फलों और बीजों के प्रकीर्णन में भी जल की जरूरत होती है। तो यहाँ हम एक चित्र द्वारा देख रहे हैं कि वायुमंडल से हम कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये सभी कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेते हैं, ऑक्सीजन जो है वायुमंडल में छोड़ते हैं, और कुछ पोषक तत्व जो हैं, सूक्ष्म पोषक तत्व और मुख्य पोषक तत्व, इस तरीके से हम मृदा के द्वारा पौधे जो हैं वो अवशोषित करते हैं, और तभी वो पौधे जो हैं वो फलते और फूलते हैं। तो यहाँ पर चित्र के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं कि जल पौधों के लिए कितना जरूरी है। तो बीजों में जब तक पानी न डाला जाए बच्चों, बीज अंकुरित नहीं होते और पौधे का निर्माण नहीं होता। जब बीज अंकुरित हो जाते हैं, पौधे बढ़ जाते हैं, तो उनमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड गैस और पौधे की जड़ें जो हैं वो जल पत्तियों तक पहुंचाती हैं, और पत्तियों में उपस्थित क्लोरोफिल की सहायता से प्रकाश संश्लेषण द्वारा पौधे भोजन निर्माण करते हैं। और यही भोजन जो है बच्चों वो फिर फ्लोएम की कोशिकाओं द्वारा पौधे के हर हिस्से तक पहुंचता है, और जड़ जो है वो जाइलम की कोशिकाओं द्वारा पानी ऊपर तक ले जाता है। यहाँ पर इस चित्र में आप देख रहे हैं कि जो जलीय पौधे हैं वो परागन की क्रिया जो है वो जल के माध्यम से कर रहे हैं। साथ ही साथ जो फल है वो भी किस तरीके से डिस्पर्स हो रहा है। यहाँ पर नारियल का पौधा आप देख रहे हो, तो ये जल के माध्यम से ही बाहर आ रहा है, और एक से कई पौधे जो है वो उगेंगे। तो ये जल जो है वो अत्यंत आवश्यक है बच्चों। अब हम जानेंगे कि विद्यालय एवं पंचायत स्तर पर जल को बचाने हेतु जागरूकता की क्या जरूरत है। तो बच्चों, जब तक हमारे बच्चे और युवा ये नहीं समझेंगे कि जल कितना जरूरी है, तब तक शायद वो उसका ठीक से इस्तेमाल भी नहीं कर पाएंगे। इसलिए जब वो जानेंगे कि जल हमारे लिए अत्यंत आवश्यक है, तो उसको बचत करने में, उसको बचाने में उनकी भूमिका बहुत ही अग्रणी होगी। इसीलिए जल संरक्षण विषय को व्यापक अभियान की तरह सरकारी और गैर सरकारी दोनों स्तरों पर प्रचारित करने की आवश्यकता है बच्चों, जिससे छोटे बड़े सभी इस विषय की गंभीरता को समझें और इस अभियान में अपनी भूमिका अदा करें। जल संरक्षण आज पूरे विश्व की मुख्य चिंता है बच्चों। प्रकृति हमें निरंतर वायु, जल, प्रकाश आदि शाश्वत गति से दे रही है, लेकिन हम विकास की आंधी में हमेशा प्रकृति का नैसर्गिक संतुलन बिगाड़ रहे हैं, हम इसका अति दोहन कर रहे हैं। इसीलिए जल संरक्षण हेतु समय रहते चेत जाने की जरूरत है, क्योंकि बच्चों यदि जल नहीं होगा तो कुछ भी नहीं होगा। इसीलिए रहीमन कवि ने बहुत अच्छी बात अपनी इन 2 पंक्तियों में कही है। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। अर्थात अगर हम पानी को खत्म कर देंगे तो शायद हम भी खत्म हो जाएंगे बच्चों। अब हम जानेंगे झारखंड के जल पुरुष सिमोन उरांव के बारे में। बच्चों, ये है सिमोन उरांव। इन्होंने रांची, इनका जन्म जो है बच्चों रांची के बेड़ो प्रखंड के ये निवासी हैं। इन्होंने सिर्फ 4वीं कक्षा तक ही अपनी पढ़ाई की है, और 1 दशक से सूखे के खिलाफ ये जंग लड़ रहे हैं। जल संचयन के लिए अकेले इन्होंने 6 गांवों में तालाब खुदवाया,
और देशी तकनीक से सिंचाई के लिए इन्होंने बांध बनवाया। साधारण जल संरक्षण के उपायों से 51 गांवों का भाग्य इन्होंने बच्चों बदल दिया। इसके अलावा वृक्षारोपण की अनूठी मिसाल पेश की। इन गांवों में साल में 3 फसलें उपजाई जाती हैं। जब सिमोन 28 साल के थे तो उन्होंने बारिश के पानी को नियंत्रित करने के लिए अल्प विकसित बांधों का भी निर्माण किया था बच्चों। इसके अलावा देसी तकनीक के जरिए गांव वालों के सहयोग से इन्होंने गाय घाट नामक बांध का निर्माण किया। इसके अलावा जंगलों और पहाड़ों को काटकर लगभग 450 फीट लंबी नहर का निर्माण किया और दंसवाली बांध का भी इन्होंने निर्माण किया बच्चों। इन्होंने कई बंजर जमीन को खेती लायक बनाया। 20,000 मीट्रिक टन सब्जी का उत्पादन यहाँ उन्होंने करवाया और झारखंड के इस मेहनती व्यक्ति को, जो मीडिया के लोग हैं, इन्हें जल पुरुष नाम दिया है इन्होंने और बहुत सारे लोग इन्हें बाबा कहकर भी पुकारते हैं। 83 वर्ष के सिमोन उरांव को 2016 वर्ष में पर्यावरण संरक्षण के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया था बच्चों। अब हम जानेंगे इस पाठ के अंत में कि हमने क्या क्या सीखा। तो चलिए इसको रिकैप करते हैं। जल सभी जीवों के लिए अनिवार्य है, इसके बिना जीवन असंभव है बच्चों। जल की 3 अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव और गैस। जल चक्र के द्वारा जल की आपूर्ति बनी रहती है, फिर भी विश्व के अनेक भागों में उपयोग योग्य जल की कमी है। उद्योगों में तेजी से वृद्धि हो रही है और बढ़ती जनसंख्या और सिंचाई की बढ़ती आवश्यकताएं और कुप्रबंधन के कारण जल जो है उसकी कमी हो रही है। पाइपों द्वारा होने वाली जल आपूर्ति से रिश्ते नलों के कारण होने वाली जल की बर्बादी के प्रति हमें जागरूक होना होगा। झारखंड के विभिन्न भागों में वार्षिक वर्षा की स्थिति जो है बच्चों वो भिन्न भिन्न है। विद्यालय स्तर एवं पंचायत स्तर पर जागरूकता अभियान के द्वारा जल को बचाने के उपायों पर चर्चा की जानी चाहिए। जल का उपयोग कम करें बच्चों, जितना जरूरी हो उतना ही करें। यदि पौधों को पानी न दिया जाए तो वे मुरझा जाते हैं और अंततः सूख जाते हैं। झारखंड के जल पुरुष सिमोन उरांव द्वारा जल संचय के लिए किए गए प्रयासों से हमें प्रेरणा लेनी चाहिए बच्चों। तो आपने अच्छे से समझ लिया कि जल जो है बच्चों वो अनमोल है और जल के बिना कुछ भी संभव नहीं है। तो जल को हम सबों को बचाकर रखना है, इसलिए इसके लिए हम सबों को जागरूक होना होगा। तो बच्चों जल की एक एक बूंद को बचाइए। यदि आप ब्रश करते हैं तो पानी के नल को खुला ना छोड़ें। यदि कहीं आपको बहता हुआ नल दिखे तो उसे तुरंत बंद करें। तो मुझे लगता है इस पाठ से आप अच्छे से समझ गए होंगे कि जल को किस तरीके से हमें संचित करना है और जल की बर्बादी को रोकना है, तभी हम जल का संचय कर पाएंगे, नहीं तो जल के बिना हम सभी मर जाएंगे। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा बच्चों तो आप इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करेंगे। मिलते हैं बच्चों फिर अगली वीडियो में।